गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने आपको पिछले वाले वीडियो में जो है आदर्शवाद के बारे में पढ़ा रहे थे, तो आदर्शवाद के बारे में हमने बताया था कि आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद को जो है समाज में क्या मान्यता है, उसकी क्या पहचान है, आदर्शवाद के द्वारा जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हमने आपसे जो है चर्चा किया था। और आज हम आदर्शवाद के अनुसार जो है उसके पाठ्यक्रम पर बात करेंगे कि आदर्शवाद का पाठ्यक्रम क्या है। तो आदर्शवाद का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में जो है हम आपसे बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया गया कि जिससे जो है बालकों के अंदर या मानव जाति के अंदर उस प्रकार से पाठ्यक्रम का अध्ययन करने से उनका जो है आदर्शवादी या आध्यात्मिक चीज़ें का जो है वो अध्ययन कर सकें और उनके अंदर स्व अनुभूति हो सके उस चीज़ का, इसके बारे में जो है हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम जो है पाठ्यक्रम के बारे में आपसे बात करेंगे। देखिए, बालक के वर्तमान अनुभव को ही प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम के निर्माण से सब कुछ बताता है। कहने का मतलब ये है कि बालक के वर्तमान अनुभव को ही बालक को वर्तमान अनुभव ही बालक के वर्तमान अनुभव ही प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम के निर्माण में सब कुछ बताता है। अनुभव को ही प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम में सब कुछ बताता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वर्तमान अनुभव होता है बालक का, वह प्रकृतिवादी के पाठ्यक्रम में ही सब कुछ बता देता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रकृतिवाद का जो पाठ्यक्रम है उस पर वो बताता है कि जो आदर्शवाद का पाठ्यक्रम है उसमें अगर आप प्रकृतिवाद का पाठ्यक्रम देखेंगे तो वर्तमान अनुभव में बालक का जो अनुभव चल रहा होता है वो सब कुछ प्रकृतिवादी के पाठ्यक्रम पर निर्भर जो है करता है। वही पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। प्रकृतिवाद के पाठ्यक्रम में या पाठ्यक्रम के निर्माण में सब कुछ बता देता है। बालक के केवल वर्तमान अनुभव ही आदर्शवादी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बालक के वर्तमान अनुभव ही महत्वपूर्ण नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आदर्शवादी जो है वो कह रहा है कि बालक के वर्तमान अनुभव ही महत्वपूर्ण नहीं है, जैसा कि प्रकृतिवादी में बताया गया है। वरन संपूर्ण मानव के अनुभव ही महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि वरन मानव जाति के संपूर्ण अनुभव मानव जाति के संपूर्ण वरन मानव जाति के संपूर्ण अनुभव महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जो मानव जो है संपूर्ण मानवता की अनुभव ही महत्वपूर्ण रखता है। जब मानव जाति अपने जीवन में जो है संपूर्ण अनुभव जो करते हैं, जो सोचते हैं, क्या आदर्शवाद किस पर बल देता है? मन पर देता है। मन क्या करता है? मन सोचता है। उसके लिए तो सब कुछ क्या है? मन है। मन से बड़ा कुछ भी नहीं है। मनस पर ही वो जो है अपना जो है पूरा विचार थोपता है कि मन के द्वारा ही सोचा गया बात जो है हम प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करते हैं। तो उसी प्रकार का रहा है कि बालक जो अनुभव को ही मतलब प्रकृतवादी पाठ्यक्रम के लिए या जो है आदर्श के रूप में अगर बालक आदर्शवादी को महत्वपूर्ण बल्कि प्रकृतवाद ही सब कुछ नहीं, बल्कि जो हम देखते हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब चीज़ें जो है संपूर्ण मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण जो है ये पाठ्यक्रम या विधि तैयार करता है। इस पर मानव के जो है अनुभव का महत्वपूर्ण जो है प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है। तो इस प्रकार से जिससे क्या होता है वातावरण, अब जैसे मानव जाति ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का सृजन किया है। देखा जाए तो क्या मानव जाति ने क्या किया? मानव जाति ने सांस्कृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण का सृजन किया है। वातावरण का सृजन किया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मानव जाति है वो क्या मानव जाति के ही द्वारा क्या है सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण का क्या किया है? सृजन किया है। उन्होंने ही बनाया है। सांस्कृतिक चीज़ों को महत्व दिया, राष्ट्रीय चीज़ों को, उसका वातावरण किसने तैयार किया? मानव जाति ने ही तैयार किया है। कोई ईश्वर तो तैयार किया नहीं है। इसको किसने तैयार किया है? मानव जाति ने तैयार किया है। तो इस प्रकार से जो है हाँ, तो मानव जाति ने ही क्या किया? इसका सृजन किया, कोई और तो किया नहीं है। जो मानव अपने मन में विचार कर रहा है, विचारों के माध्यम से ही तो सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों का क्या किया है? सृजन किया है। उसका निर्माण किया। सृजन का मतलब क्या? उसका निर्माण किया है। वो अपने विचारों से ही तो उसको निर्माण किया है। तो इस प्रकार से जो है जिससे आध्यात्मिक विकास की संभावनाएं बढ़ गई हैं। क्या हो गई हैं? जिससे मानव जाति के द्वारा ही निर्माण किया गया, सृजन किया गया। इससे क्या होता है? जिससे आध्यात्मिक वातावरण का या आध्यात्मिक चीज़ों का आध्यात्मिक विकास की संभावनाएं बढ़ गई। आध्यात्मिक विकास मानव के द्वारा जो कुछ भी तैयार किया जाता है या जो भी विचार प्रकट किया जा रहा है, वातावरण माहौल बनाया जा रहा है, तो क्या है उसमें क्या हो रहा है? आध्यात्मिक चीज़ों का विकास हो रहा है। आध्यात्मिक चीज़ों का विकास, अब जैसे सांस्कृतिक चीज़ों में क्या है? देश के प्रति प्रेम है, देश के प्रति क्या आपका कर्तव्य है, धर्म के अनुसार जो है उसे समझाना, बताना। सामाजिक का मतलब क्या है? समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखना, उसका पालन करना, नैतिकता का जो है पालन करना। उसमें ये सब क्या है? मानव विचार के द्वारा बनाया गया। ये पाठ्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया गया? एक विचारों के माध्यम से ही तो तैयार किया गया है। तो जिससे क्या हो रहा है? आध्यात्मिक विकास की संभावनाएं इससे क्या हो गई? बढ़ गई। संभावनाएं बढ़ गई।
बढ़ गई। तो इस प्रकार से जो है आध्यात्मिक विकास का संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। अतः इस आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संपत्ति से छात्रों को वंचित करना उचित नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है? अतः इस सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संपत्ति से, इसको संपत्ति कहा गया, संपत्ति से छात्रों को वंचित करना ठीक नहीं है। तो जो संपूर्ण मानव जाति है उस आदर्शवाद है, तो आदर्शवाद क्या कर रहा है? जो ये संपत्ति है हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपत्ति से बच्चों को क्या किया जा रहा है? छात्रों को इससे वंचित करना उचित नहीं है। ये हमारे पाठ्यक्रम में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हर वर्ग के बालक या छात्र छात्राएं अपने अधिकार को जान सकें और उनका समाज में क्या कर्तव्य है, देश के प्रति क्या उनकी निष्ठा है, इस भावनाओं से उनको शिक्षा दी जाए। ऐसी पाठ्यक्रम का जो है तैयार किया जाए, जिससे कि पूरे संपूर्ण विश्व का जो है कल्याण हो सके, मानव जाति का जो है कल्याण हो सके। इस प्रकार से जो है आदर्शवाद पाठ्यक्रम तैयार करने के बारे में विचार करता है और सोचता भी है। उस प्रकार से उन्होंने सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकासों के लिए उन्होंने इस प्रकार से पाठ्यक्रम को तैयार किया है, जिससे कि बालकों में किसी प्रकार की जो है द्वेष या जो है देश के प्रति जो है किसी प्रकार की भावनाएं उनकी गलत न हो, ऐसा पाठ्यक्रम न हो उनके बीच में। इस प्रकार की पाठ्यक्रम हो जो वो आसानी से उसे समझ सकें। इस प्रकार से उन्होंने जो है पाठ्यक्रम को तैयार किया है। आगे है, इस संपत्ति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाते रहना शिक्षा का कार्य है। शिक्षा का कार्य क्या है? जैसे सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास की बात हो रही है, इसे क्या एक पीढ़ी से, कहने का मतलब उसका आदर्शवाद का कहने का तात्पर्य है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाते रहना यह शिक्षा का कार्य है। शिक्षा के ही माध्यम से हम जो है इस संपत्ति को छात्र छात्राओं तक पहुंचा सकते हैं। आज अगर मैं शिक्षित हूं तो हमारे जैसे हमारे आने वाले पीढ़ी भी हमसे जो है शिक्षित होंगे, क्योंकि ये संपत्ति बहुत बड़ी संपत्ति है। इससे बड़ी संपत्ति जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक भावनाओं का विकास करना यह शिक्षा का कार्य है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए। और जो है प्रसिद्ध दार्शनिक हमारे हार्न इस विषय में निम्नलिखित विचार रखता है। हार्न क्या है? ये शिक्षा दार्शनिक हैं। शिक्षा दार्शनिक हार्न ने अपने विचार को रखते हुए कहा है कि जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने की अपेक्षा बालक एवं मानव जाति के लिए आदर्शों पर केंद्रित बनाना ज़्यादा अच्छा होगा। उसके कहने का जो हार्न है, हार्न ने कहा, हार्न क्या है? एक दार्शनिक है, शिक्षा दार्शनिक हैं। उन्होंने कहा कि बाल केंद्रित शिक्षा बनाने से तो अच्छा है कि मानव जाति के बालक में जो है आध्यात्मिक या आदर्श केंद्रित बनाना शिक्षा, यह जो है विश्व के लिए अच्छा होगा। इस प्रकार से उन्होंने अपने विचार को प्रकट किया है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि बालक किसी भी प्रकार का हो, अगर हम उसको जिस वातावरण में रखेंगे
बालक उसी वातावरण में ढल जाएगा। इसलिए बालक को अच्छे वातावरण में रखकर उसमें सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक गुणों का विकास करना यह आदर्शवाद का क्या था? कर्तव्य था। जब आदर्शवादी चल रहा था तो उस समय जो है आध्यात्मिक और जो है आत्म अनुभूति का जो है पाठ्यक्रम या शिक्षा चल रही थी, तो इससे बालकों में सामाजिक गुणों का विकास हो रहा था। इस प्रकार से जो है बालक अप्रौढ़, परावलंबी एवं मानव जाति के लचीले सदस्य होते हैं। वे प्रायः अतार्किक हो जाते हैं। जैसा कि सोफिस्टों के प्रभाव के कारण सुकरात ने कहा था कि व्यक्ति नहीं, बुद्धि सभी चीज़ों का मापदंड है। सही बात है कि बुद्धि ही सब कुछ है, मापदंड है। बालक ये शरीर है और शरीर में अगर मशीन कार्य नहीं करेगा तो शरीर कहीं न कहीं डैमेज करेगी। तो इस प्रकार से जब जितनी बुद्धि होती है, व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बुद्धि पर डिपेंड करता है। उनकी बुद्धि जितनी छोटी होती है वो ऐसे छोटे कार्य करते हैं, जिनकी बुद्धि जैसी होती है उस प्रकार से वह उनकी कैपेसिटी भी होती है कार्य करने की। तो व्यक्तिगता नहीं वरन सार्वभौमिकता, प्रत्यक्ष नहीं वरन प्रत्यय पदार्थों में के मापदंड हैं। बच्चों सहित सभी मनुष्यों के अनुभव के लिए आदर्श ही मान्य स्तर है। कहने का मतलब जो ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, व्यक्ति के उसके आप आदर्शों के माध्यम से जो शिक्षा दे रहे हैं बालकों में, जो चीज़ें जो है पूरी पाठ्यक्रम को तैयार करके उसमें सिर्फ वही चीज़ें होनी चाहिए जो बच्चा सीख सकता है, या पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चा जो है सार्वभौमिकता, प्रत्यक्ष नहीं बल्कि क्या है प्रत्यय पदार्थों के मापदंडों पर होना चाहिए। इस प्रकार से जो है सुकरात का भी विचार था। तो ये आदर्शवाद के अनुसार क्या है पाठ्यक्रम है। एक बार अच्छे से आप लोग सुन लीजिए। बालक के वर्तमान अनुभव को ही नहीं, प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम के निर्माण में सब कुछ बताता है। बालक के केवल वर्तमान अनुभव ही आदर्शवादी के लिए महत्वपूर्ण नहीं वरन संपूर्ण मानवता के अनुभव भी महत्वपूर्ण है। मानव जाति ही नहीं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का सृजन किया है जिससे आध्यात्मिक विकास की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अतः इस आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संपत्ति से छात्र को वंचित करना उचित नहीं होगा। इस संपत्ति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाते रहना शिक्षा का क्या है कार्य है। प्रसिद्ध दार्शनिक हार्न ने इस विषय में निम्नलिखित विचार रखता है कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने की अपेक्षा बालक एवं मानव जाति के लिए आवश्यक आदर्शों पर केंद्रित बनाना ज़्यादा अच्छा होगा। शिक्षा बालक परावलंबी एवं मानव जाति के लचीले सदस्य होते हैं, तो प्रायः अतार्किक भी होते हैं। जिनकी बुद्धि जितनी कार्य करती है उस प्रकार से जो है वह शिक्षा के क्षेत्र में या उस प्रकार से वह अपने बुद्धि का प्रयोग करके आगे जो है शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से आदर्शवादी ने अपने पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक और विचारों को महत्व दिया है। अगला है हमारा जो है प्रमुख आदर्शवादी विचारक के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जो आदर्शवाद के समर्थन करते थे, आदर्शवाद को मानते थे, उनका जो है नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले प्रमुख विचार जो है प्रमुख आदर्शवादी विचारक के नाम हम जान लेते हैं। हाँ, तो प्रमुख आदर्शवादी विचारक प्रमुख आदर्शवादी विचारक कहने का मतलब ये लोग प्रमुख थे। इन्होंने आदर्शवाद में अपना विचार जो है व्यक्त किया था और आदर्शवाद का जो है समर्थन भी करते हैं। तो सबसे पहले सुकरात, प्लेटो, प्लेटो, क्रोसे, हेगल, सुकरात, प्लेटो, क्रोसे, हेगल, जेंटाइल,
हॉर्न, फ्रोबेल, जेंटाइल, हॉर्न, फ्रोबेल पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी, एमसेन, कार्लाइल, कांट थे, कांट भी मेन थे, कांट वर्कले, वर्कले, ये लोग क्या थे? ये लोग आदर्शवादी विचारक थे। कौन थे? आदर्शवादी विचारक थे। इन्होंने अपना जो है विचार आदर्शवाद के बारे में प्रकट किया था। आदर्शवाद के बारे में इन्होंने जो है उसके पाठ्यक्रम से लेते हुए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गुणों के बारे में बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने मन के माध्यम से और विचारों को प्रकट किया। वो ऐसा विचार प्रकट किया जो सामाजिक प्रभावों से वह परिपूर्ण ढंग से लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ सके। इस प्रकार से जो है सुकरात, प्लेटो, क्रोसे, हेगल, जेंटाइल, हॉर्न, फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी और कांट, वर्कले जैसे लोग ने जो है आदर्शवाद का समर्थन करते हैं और उनके विचारों पर अपनी सारी जो है विचार का पूरा प्रभाव देते हुए कहते हैं कि आदर्शवाद एक ऐसा जो है वाद है जिसमें लोग उसके प्रभाव से लोगों में नैतिकता का विकास होता है और साथ ही साथ सामाजिक गुणों का विकास होता है, सांस्कृतिक संपत्ति का जो है रक्षा करता है। ये सारी चीज़ें जो है इन लोगों के अनुसार जो है बताया गया है। किसी एक विषय को इस दृष्टि से आदर्शवादी पढ़ने की वकालत नहीं करता। वह सभी विषयों को आदर्श की दृष्टि से देखता है, परंतु सभी विषयों में वह इस बात पर बल देता है कि सत्य का ज्ञान, उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या था? सत्य का ज्ञान होना, शिव की प्राप्ति और सुंदर की अनुभूति। मतलब सत्य का ज्ञान होना और जो है शिव की अनुभूति होना और सुंदर शिव की जो है प्राप्ति करना और सुंदर की अनुभूति करना। कहने का मतलब उसके लिए 3 सत्यम, शिवम, सुंदरम मेन थे। तो सत्यम का मतलब होता है सत्यम, शिवम, सुंदरम। तो इसके कहने का मतलब है सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का ज्ञान होना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ शिव की प्राप्ति करना, यह परम आवश्यक है। सुंदरम मतलब सुंदर की अनुभूति करना, मतलब कि आदर्शवादी जो विचारधारा थी उस विचारधारा में यह सत्यम, शिवम, सुंदरम के माध्यम से ही आदर्शवाद की स्थापना किया गया था। जब हमें सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो हमें शिव की प्राप्ति हो जाएगी। जब शिव की प्राप्ति होगी तभी हम सुंदर की अनुभूति अपने जीवन में कर सकेंगे। इस प्रकार से आदर्शवादी जो है इस विचारधारा को महत्व देती है और वह अवश्य होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ थी। उसके बाद की बात है कि रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, भूगोल, जीव विज्ञान, गणित, मनोविज्ञान, दर्शन, खगोलीय विद्या आदि विषयों द्वारा बौद्धिक शक्तियों का विकास करके प्रज्ञा को प्रखर बनाकर सत्य का दर्शन किया जा सकता है। मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, काव्य आदि के अध्ययन द्वारा मन की गहराई तक पहुंचकर सौंदर्य का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो है किया जा सकता तथा प्राविधिक एवं औद्योगिक विषयों के अध्ययन से बालक शिवम की अनुभूति कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है विचारक अपने विचार को आदर्शवादी या आदर्श के माध्यम से प्रकट किए थे। तो आगे जो है एक विद्वान के अनुसार अगर देखा जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड यह विचार प्रक्रिया माना है और इसके मूल
तार्किक नियमों को स्वीकार किया है और पाठ्यक्रम में विषयों का समावेश होना चाहिए। इस प्रकार से बालक में जो है पाठ्यक्रम की पूरी तैयारी किया गया है। तो साथ ही साथ जो है इसमें आदर्शवादी पाठ्यक्रम को मानव जीवन की सर्वोच्च आदर्श की प्राप्ति में सहायक मानते हैं। पाठ्यक्रम मानव जाति के अनुभव को संगठन करता है और व्यक्त करता है कि मानव जाति अनुभव का प्रतीत सिर्फ क्या है, सभ्यता है। मानव जाति की प्रतीत जो हमें दिखाई पड़ता है वह क्या होनी चाहिए, सभ्यता। जब आपके अंदर किसी प्रकार की सभ्यता है ही नहीं, बात करने का ढंग नहीं, उठने का ढंग नहीं है, किसी से अच्छे से आप बात नहीं कर सकते हो, या आपके अंदर मानवता जात नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, इन सब का अनुभव नहीं है, तो आप आदर्शवादी नहीं हो सकते हैं। तो उसका संपूर्ण ये है कि आपके अंदर सभ्यता होना। पाठ्यक्रम जो बनाया गया है उस पाठ्यक्रम में यह दर्शाया गया है कि मानव जाति की पूरी संपूर्ण जो शिक्षा है, पाठ्यक्रम जो बनाया गया वह क्या होनी चाहिए, वह सभ्यता पर निर्भर होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है आदर्शवादियों ने पाठ्यक्रम को तैयार किया है। अब आगे हम जो है आपको इसके पाठ्यक्रम, आदर्शवादी के पाठ्यक्रम में देखेंगे कि आदर्शवादी जैसे शिक्षण विधियाँ क्या है, शिक्षण विधियों के बारे में हम जो है बात करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से शिक्षण विधियाँ का किस माध्यम से शिक्षण विधियाँ या पढ़ने की जो विधि है उसे कैसे तैयार किया गया है, इसके बारे में जो है हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, जैसे उन्होंने एक ग्राफ को तैयार किया है। क्या किया है, ग्राफ तैयार किया है। उसमें है बौद्धिक है, कलात्मक है, नैतिक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आदर्शवादी पहले पाठ्यक्रम को हम तैयार कर देते हैं, उसके बाद शिक्षण विधियों के बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से जो है पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है। हाँ, तो आदर्शवादी पाठ्यक्रम देखो, आदर्शवादी पाठ्यक्रम, तो यहीं से मैं एक को बोल लेती हूँ। ठीक, इस प्रकार से, हाँ, इस प्रकार से जो है एक एंगल बनाती हूँ, इसी के माध्यम से जो है इसका पाठ्यक्रम तैयार किया गया था। बौद्धिक था, पहला क्या है, बौद्धिक है, क्या है, बौद्धिक है, कलात्मक है और नैतिक है। ये कलात्मक हो गया, कलात्मक, और यहाँ क्या हो गया, नैतिक। नैतिक तो कैसा था, बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक, इस प्रकार से उन्होंने पाठ्यक्रम को तैयार किया था। तो बौद्धिक में हम देख लेंगे क्या क्या है। बौद्धिक में आपका जो है भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, क्या क्या है बौद्धिक में, भाषा, साहित्य, इतिहास, और विज्ञान, भूगोल, विज्ञान। ठीक, कलात्मक में कला व काव्य, कलात्मक में क्या था, कला व काव्य। व नैतिक में धर्म, आध्यात्मिक, और आचार्य शास्त्र, आध्यात्मिक, आचार्य शास्त्र,
तो इस प्रकार से जो है आदर्शवादी अपना पाठ्यक्रम तैयार किया था। पहला क्या तैयार किया था, पहले पाठ्यक्रम में क्या था, बौद्धिक था। बौद्धिक में क्या रखा, भाषा उन्होंने रखा था, साहित्य रखा था, इतिहास रखा था, भूगोल और विज्ञान। इतने सारे बौद्धिक मतलब जिस प्रकार से बच्चों में तार्किक विकास हो सके, उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया जा सके, इस प्रकार से इसने पहले पाठ्यक्रम में ये तैयार किया था। और इसमें कलात्मक में दूसरा जो पाठ्यक्रम तैयार किया था उसमें कला और सिर्फ काव्य रखा था। और जो नैतिक वाला पाठ्यक्रम तैयार किया था उसमें धर्म आध्यात्मिक की सारी चीज़ें थी और आचार्य शास्त्र का भी ज्ञान कराया जाए। इस प्रकार से उन्होंने जो है पाठ्यक्रम को तैयार किया था। तो ये हमारा जो है आदर्शवादी पाठ्यक्रम है। अब आगे हम शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। अगली वीडियो में हम आपको शिक्षण विधियों के बारे में बताएंगे कि आदर्शवादी की शिक्षण विधियाँ क्या थी। ठीक।